नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। स्वागत है आपका स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। और बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन का आगाज करते हैं। सीएम भूपेश बघेल ने आकाशवाणी से आज प्रसारित रेडियो वार्ता लोकवाणी की 24वीं कड़ी में नवाज छत्तीसगढ़ और न्याय के 3 वर्ष विषय पर बातचीत की शुरुआत जय जोहार के अभिवादन के साथ की। तो मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि इन 3 वर्षों में छत्तीसगढ़ राज्य को अपनी वास्तविक छत्तीसगढ़िया पहचान दिलाते हुए विकास और न्याय के नए प्रतिमान स्थापित किए गए हैं। इसमें हमारे पुरखों ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए जो सपने देखे थे वो हमने पूरे किए हैं। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि मेरी 3 साल की सबसे बड़ी सफलता तो यही है कि आप लोग अपने अधिकारों, अवसरों और वास्तविक तरक्की को स्वयं महसूस कर रहे हैं, सच होते देख रहे हैं और खुशी है कि मैं कुछ सार्थक बदलाव करने में सफल हुआ हूं। आज विकास के छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा पूरे देश और दुनिया भर में है। उन्होंने कहा कि मुझे विश्वास है कि जब हम अपने पुरखों के रास्ते पर चलते हैं और पुराने मूल्यों से छेड़खानी किए बगैर सुधार के साथ आगे बढ़ते हैं तो हम सफलता के शिखर पर पहुंचते हैं। हमने 3 वर्षों में गरीबों और कमजोर तबकों के लिए ऐसे प्रयास किए हैं जिनके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। हाल ही में हमने 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस मनाया। 10 दिसंबर को अमर शहीद वीर नारायण सिंह का बलिदान दिवस था और 18 दिसंबर को गुरु बाबा घासीदास जी की जयंती है। मैं इन विभूतियों को नमन करते हुए बताना चाहूंगा कि हमारी नीतियों में सभी के आदर्श हैं। उन्होंने आगे कहा कि विगत 3 वर्षों में हमने कमजोर तबकों को बराबरी के अवसर देकर उनके बताए रास्ते पर चलने में हम सफल रहे हैं। तो भाई, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को बनारस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने प्रेजेंटेशन दिया और इस मुख्यमंत्री की कॉन्क्लेव में 11 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। शिवराज ने अपने प्रेजेंटेशन में मध्य प्रदेश में केंद्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति बताई। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री स्वनिधि, आयुष्मान भारत और पीएम आवास योजना की मौजूदा स्थिति की जानकारी दी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा पिछले 1 साल में बनाए गए कानूनों से भी अवगत कराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बनारस प्रवास के दौरान ये कॉन्क्लेव आयोजित किया गया। इसमें बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए और पीएम ने सभी राज्यों के कामकाज की समीक्षा की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी बताया कि प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ सख्त कानून, मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 और पत्थरबाजों पर नकेल कसने के लिए सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून भी बनाया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर एक बार सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई अब एक बार फिर से टल गई है। अब सुनवाई कल होगी। बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में 3 बार पंचायत चुनाव को लेकर होने वाली सुनवाई टल चुकी है, जबकि आज जिला पंचायत के अध्यक्ष पदों के लिए होने वाली आरक्षण की प्रक्रिया भी आगे बढ़ गई है। तो अब आरक्षण की प्रक्रिया 18 दिसंबर को होगी। दरअसल आज पंचायत चुनाव को लेकर दायर की गई याचिका पर सुनवाई होनी थी। आज दोपहर 2 बजे से करीब 3:30 तक सुनवाई भी होनी थी, लेकिन बाद में सुनवाई रोक दी गई। अब आगे की सुनवाई कल सुबह 10:30 बजे से होगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता सैयद जफर और जया ठाकुर ने एमपी पंचायत चुनाव में 2014 आरक्षण और परसीमन के आधार पर पंचायत चुनावों के खिलाफ रिट पिटीशन याचिका दायर की है। तो बता दें कि मध्य प्रदेश पंचायत चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई 3 बार टल चुकी है और सबसे पहले 9 दिसंबर को सुनवाई की तारीख तय की गई थी, लेकिन बाद में तारीख आगे बढ़ाकर 13 दिसंबर कर दी गई। 13 दिसंबर के बाद आज सुनवाई होनी थी, लेकिन आज भी पूरी सुनवाई नहीं हो पाई और मामला कल तक के लिए आगे बढ़ गया है। वहीं छत्तीसगढ़ के बस्तर में नियमितीकरण की मांग को लेकर दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। पिछले 13 दिनों से समूचे बस्तर संभाग के लगभग 1000 से भी ज्यादा की संख्या में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आंदोलन में डटे हुए हैं और 2 दिनों से क्रमिक भूख हड़ताल कर रहे हैं। तो कर्मचारियों का कहना है कि चुनाव के वक्त कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सभी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमित करने का वादा किया था, लेकिन सरकार के 3 साल पूरे होने जा रहे हैं और अब तक अपने वादे को सरकार भूल गई है। ऐसे में कर्मचारियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले कई बार प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और प्रशासन के सभी बड़े अधिकारियों को ज्ञापन सौंपने के बाद भी अब तक उनकी मांग पर अमल नहीं किया गया है और ना ही कोई जवाब मिला है।
सभी कर्मचारी अब हड़ताल पर चले गए हैं और कर्मचारियों का कहना है कि 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक वे हड़ताल पर हैं, जिसके बाद से 16 दिसंबर को राजधानी रायपुर पहुंचकर वो अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करेंगे। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी संघ के संभागीय अध्यक्ष विपिन कुमार तिवारी ने बताया है कि साल 1998 से बस्तर में और पूरे प्रदेश में लगभग 40,000 कर्मचारी विभिन्न विभागों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उनसे न्यूनतम दर पर अधिक काम लिया जा रहा है। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में सभी 40,000 वेतनभोगी कर्मचारियों को नियमितीकरण करने का वादा किया था, लेकिन आज कांग्रेस सरकार को 3 साल बीत गए हैं, लेकिन इस पर कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। सोशल मीडिया पर रील बनाने के शौक ने एक बच्चे की जान ले ली। दरअसल ये बच्चा दोस्तों के बीच फांसी लगाने का डेमो दे रहा था और वो रील बना रहा था। उसके इस डेमो का उसके साथी दोस्त वीडियो बना रहे थे और इसी दौरान वो कुर्सी पर चढ़ता है और फांसी का फंदा गले में डाल लेता है, पर जैसे ही हाथ छोड़ता है तो कुर्सी जो है वो डिसबैलेंस होकर गिर जाती है और फंदे पर वो झूल जाता है। जब तक पास खड़े उसके दोस्त को समझ पाते हैं वो मर चुका था, पर इस पर लड़के जो थे वो घबराकर उसे छोड़कर भाग निकले। ये पूरा मामला हीरानगर पुलिस थाने का है। तो वहीं पुलिस ने बच्चे का मोबाइल फोन जब्त कर जांच शुरू कर दी है। तो बता दें कि ये जो बच्चा था अपने दोस्तों के साथ वीडियो बना रहा था और उसके माता पिता एक शादी में गए हुए थे। बच्चा 10वीं कक्षा का छात्र बताया जा रहा है। वो अपने दोस्तों के फांसी लगाने का लाइव वीडियो बना रहा था और वो इंस्टाग्राम के रील के लिए ये वीडियो शूट कर रहा था। उसने बाकायदा फंदा बनाया, कुर्सी पर चढ़कर फंदा गले में डाल लेता है। उस दौरान उसके दोस्त वीडियो बनाते हैं, वो भी कुछ दूरी पर खड़े होकर अचानक लड़का डिसबैलेंस हो जाता है और कुर्सी पलट जाती है और वो बच्चा सच में फांसी पर झूल जाता है। पहले तो बच्चों को लगता है कि ये वीडियो का पार्ट है, लेकिन जब लड़का हलचल नहीं करता तो वो लोग उसे बचाने की बजाय भाग खड़े होते हैं। तो खबर जांजगीर चांपा से है, जहां सरपंच की हत्या मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने फसल काटने के विवाद पर बीते रविवार को ग्राम भुतहा के सरपंच की पीट कर हत्या कर दी थी और फरार हो गए थे। गिरफ्तार आरोपियों को मारपीट और हत्या समेत कई धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और अब भी कई आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर बताए जा रहे हैं। बहरहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। दरअसल पूरा मामला मालखरौदा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत भूतहा का है। तो मेरी जानकारी के मुताबिक बीते 12 दिसंबर को सरपंच द्वारिका प्रसाद चंद्रा गांव के कुछ अवैध कब्जाधारियों को फसल काटने से रोक रहे थे और इसी दौरान अवैध कब्जाधारी करीब 10 से 15 लोगों ने उन पर लाठी डंडों से हमला कर दिया और अधमरी हालत में उन्हें वहां छोड़कर फरार हो गए। गंभीर रूप से चोट लगने के कारण सरपंच द्वारका प्रसाद चंद्रा की अस्पताल ले जाते समय रास्ते में ही मौत हो गई और इस वारदात के विरोध में सरपंच संघ ने मालखरौदा ढबरा शक्ति मार्ग को जाम कर दिया और धरने पर बैठ गए थे। सरपंच संघ के सदस्यों और ग्रामीणों का कहना था कि तहसीलदार और 112 की टीम की लापरवाही के चलते ये घटना हुई है। उन लोगों की मांग थी कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती और दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं की जाती, तब तक वे इसी प्रकार चक्का जाम करते हुए बैठे रहेंगे। तो वहीं रायगढ़ में नगर निगम की अनदेखी से चक्रधर नगर चौक के पास बना कमला नेहरू पार्क अब उजड़ने के कगार पर पहुंच गया है। यहां पर लगे झूले, फिसल पट्टी, हवाई जहाज और ट्रेन ये टूट गए हैं और यहां अब बच्चों के मनोरंजन के लिए सुविधा नहीं बची है। गार्डन में जगह जगह फेसिंग तार टूटा हुआ है। पार्क असामाजिक तत्वों का अड्डा बन गया है। रायगढ़ नगर निगम इस गार्डन के रखरखाव पर ध्यान नहीं दे रहा और जिस जिंदल ग्रुप को इसका ठेका दिया गया था उसे नगर निगम अब जिम्मेदार ठहरा रहा है। तो वर्षों पहले इस गार्डन का निर्माण हुआ था। बच्चों के लिए कई झूले लगाए गए थे, हरे भरे पौधे लगाए गए थे और इसके कारण यहाँ दिन भर लोगों की भीड़ लगी रहती थी। सुबह और शाम बच्चों का हुजूम लगा रहता था। लोगों का कहना है कि नगर निगम ने गार्डन की देखरेख, मेंटेनेंस के प्रति लापरवाही दिखाई और जिंदल ग्रुप को इसका जिम्मा सौंपा गया था। समय के साथ गार्डन का रूप नहीं बदल पाया। यहाँ लगे झूले, ट्रेन, फव्वारे सब कुछ टूट गया और फुलवारी उजड़ चुकी है। वहीं एमआईसी मेंबर सलीम नियारिया जो हैं, उनका कहना है
कि वो बदहाल गार्डन को सुधारने को लेकर महापौर से चर्चा करने की उन्होंने बात की है। और वहीं बीजेपी नेता ने कहा है कि लगभग 5 वर्षों से इस उद्यान की देखरेख और रंग रोगन का कार्य नहीं किया जा रहा है। वहीं बीजेपी ने इस मामले में शहर के कलेक्टर से हस्तक्षेप करने की मांग की है। तो राजधानी रायपुर के शादी समारोह या दूसरे अन्य कार्यक्रमों में तेज आवाज में डीजे बजने से कई लोगों की नींद और चैन हराम हो रहा है। दरअसल पूरा मामला नवा रायपुर के अटल नगर का है, जहां पर राखी गांव के एक मकान में 12 दिसंबर की शाम डीजे बजना शुरू हुआ था, जो सुबह 4 बजे तक फुल साउंड में बजता रहा और लोग मौज मस्ती करते हुए नाचते गाते रहे, जिसको लेकर एक अनोखी शिकायत अब एसपी ऑफिस पहुंची है। और इस शिकायत में शहर के डॉक्टर्स और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने अपनी पीड़ा बयान की है। इसमें डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया है कि जिस जगह पर फुल साउंड में डीजे बजाया जा रहा था, वहां पर पुलिस 3 बार आई, लेकिन डीजे को बंद नहीं करवा सकी। डीजे सुबह 4 बजे तक यूं ही बजता रहा। कार्रवाई करने गई पुलिस को डीजे संचालक ने यह कह दिया कि उसके पास डीजे बजाने की अनुमति है, इसलिए वो सुबह तक डीजे बजाता रहा। इस मामले में अब लोगों ने एसपी ऑफिस में एक आवेदन दिया है, जिसमें लिखा है कि डीजे बजाने के लिए जैसी अनुमति एसपी ऑफिस ने दी है, वैसे ही अनुमति डीजे बजाने के लिए हमें भी दी जाए। लोगों के द्वारा दिए गए आवेदन में डीजे बजाने के लिए 19 दिसंबर की शाम से सुबह 4 बजे तक एसपी और कलेक्टर बंगले के सामने डीजे बजाने की अनुमति दी जाए। तो वहीं डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बताया है कि शाम से लेकर सुबह तक राखी क्षेत्र में एक मकान में तेज आवाज में डीजे बजाए जाने को लेकर यह शिकायत की गई थी, लेकिन 24 घंटे बीतने के बाद भी किसी तरह की कोई कार्रवाई अब तक फिलहाल नहीं हुई है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। देश में कोविड-19 की वैक्सीनेशन का आंकड़ा जो है वो मंगलवार को 134 करोड़ के पार पहुंच गया। तो वहीं 14 दिसंबर को देश भर में शाम 7 बजे तक 62 लाख से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाई गई। इसके अलावा टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए देश भर में अभियान भी चलाए जा रहे हैं, जिसके लिए अधिकारियों के द्वारा कर्मचारियों को टारगेट भी दिया जा रहा है। पर इस बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में टारगेट पूरा न होने पर जिलाधिकारी की नाराजगी सामने आई है। दरअसल कोरोना की तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए प्रशासन पूरी तरह सख्त है। बता दें कि कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने मंगलवार को डबरा तहसील के भीतरवार में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्हें पता चला कि 18,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य पूरा नहीं हो सका है। इससे जिलाधिकारी कौशलेंद्र विक्रम सिंह नाराज हो गए और उन्होंने फटकार लगाते हुए कह डाला कि अगर कोरोना वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा करने में 1 दिन की भी देरी हुई तो आप लोगों को फांसी पर टांग दूंगा। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप कुछ भी करो, खेत में जाकर लगाओ, घर घर जाओ, कोई टीका नहीं लगवा रहा है तो घर पर बैठे रहो, हाथ जोड़कर प्रार्थना करो, पैरों में गिर जाओ, लेकिन एक भी टीका छूटना नहीं चाहिए। गौरतलब है कि इस पूरे वाकये का वीडियो भी सोशल मीडिया पर फिलहाल वायरल है। तो खबर ग्वालियर से है, जहां माधवगंज इलाके में रहने वाले एक युवक ने कुछ लोगों पर अपनी पत्नी को सेक्स रैकेट में धकेलने का आरोप लगाया है। युवक ने बाकायदा अपनी पत्नी के पोर्न वीडियो के स्क्रीनशॉट्स भी पुलिस को दिए हैं और युवक का कहना है कि वो स्थानीय थाना प्रभारी से लेकर डीजीपी और स्थानीय मंत्री से लेकर देश के गृह मंत्री तक को ये शिकायत भेज चुका है, लेकिन अब तक पोर्न मूवी का गोरख धंधा करने वाले आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की गई। युवक ने पुलिस को इसके सबूत दिए कि उसकी पत्नी सेक्स रैकेट में शामिल है और पॉर्न वीडियो भी बनाती है। दरअसल एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे युवक ने पुलिस को आवेदन दिया है और इसमें उसने बताया है कि कंपू इलाके में रंधावा और नर्मदा के घर उसकी पत्नी झाड़ू पोंछा का काम करती है। यहां वीरेंद्र गुप्ता नाम के एक व्यक्ति है वो सेक्स रैकेट का संचालन करता है। इन लोगों ने उसकी कमजोर आर्थिक हालत का फायदा उठाते हुए पत्नी को सेक्स रैकेट में शामिल होने का प्रलोभन दिया। पत्नी उनकी बातों में आ गई और अब वो देह व्यापार करती है, उनके साथ मिलकर पोर्न वीडियो भी बनाती है। इसको लेकर पति ने अब कार्रवाई करने की मांग की है।